बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स, बीबीए थर्ड सेमेस्टर, थर्ड ईयर एंड फिफ्थ सेमेस्टर। बेटा आप लोगों से हमने लास्ट टाइम तक कोरोना वायरस से पहले फ़ैब के मंथ में जब हमारी क्लासेस चल रही थी, स्टार्ट ही हुई थी, तो हमने अपना एक कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर ली थी और थोड़ी सी बेसिक्स को डिस्कस कर लिया था। लेकिन आई थिंक हमने अपने कोई पूरे जो कोर्स की बाकायदा जो क्वेश्चन है उसको हमने बाकायदा तौर पे स्टार्ट नहीं लिया था। और अब आप जानते हैं जैसे कोविड की वजह से अभी अच्छा खासा गैप आ गया, तो अब हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है, लेकिन इसके अंदर हमने इसको एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है इसको कवर करने के लिए। और अब जिस तरीके से आपको ये रिकॉर्डिंग मिल रही है, तो इस रिकॉर्डिंग में मैं चाहूँगा कि मैं जितनी डिटेल आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो करूँ, ताकि आपके क्वेश्चंस कम से कम हों। क्योंकि इसमें क्वेश्चंस पूछने के लिए आपको जो है वो मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट होना पड़ेगा। तो मैं इसका एक ग्रुप बनाऊंगा व्हाट्सएप का, जो मैं आज पढ़ाऊंगा उसके हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर उस क्वेश्चन को बताएंगे और मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर ही उसको आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारा लर्निंग प्रोसेस जो है वो फ़िलहाल इस पेंडेमिक के अंदर जो है वो ऑपरेट किया जाएगा। तो आज हम अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर में हर साल का आता है ये। ठीक है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से जो है वो समझना है। अच्छा, मैंने इसके हवाले से आपको कुछ मटेरियल पहले से ही सेंड किया हुआ है, जो आपको मिस सोबिया के थ्रू मिल भी गया होगा। तो हम जो है वो इसको अब कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। मटेरियल आपके पास पहले से मौजूद है, जो कुछ मैं पढ़ाऊँगा आपने इस सारे लेक्चर को कनेक्ट करना है उन तमाम मटेरियल से जो कि मैंने आपको पहले प्रोवाइड किया है। तो टॉपिक का नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन को समझने के लिए आपको ये समझना है, सबसे पहले एक वर्ड है इसमें, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब है बेसिकली स्टॉक। लेकिन किस चीज़ का स्टॉक है? ये मर्चेंडाइज का स्टॉक है। मर्चेंडाइज आप जानते हैं वो गुड्स हैं जो हम परचेज़ करते हैं सेल करने के लिए। तो उन गुड्स को, जिसको हम मर्चेंडाइज कहते हैं, उसके स्टॉक को मेंटेन करना पड़ता है, जिसको इन्वेंट्री कहा जाता है। तो हम इस टॉपिक में इन्वेंट्री को वैल्यूएट करना सीखते हैं कि हमारे पास जो सामान रखा हुआ है, जो गुड्स हमारे पास मौजूद हैं और जो गुड्स हमारे पास से बिक चुकी हैं, इन दोनों चीज़ों को, जो बिक जाती हैं उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, जो हमारे पास बच जाती हैं उसको हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कहते हैं। और इन दोनों चीज़ों की वैल्यूएशन करनी है हमने इस सवाल के अंदर, ख़ासकर एंडिंग इन्वेंट्री की। अच्छा, इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम बनाए गए हैं। एक कहलाता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और दूसरा कहलाता है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक और परपीचुअल का जो डिफरेंस है, दोनों का ऑब्जेक्टिव तो एक ही है, दोनों का काम है इन्वेंट्री को वैल्यूएट करना। लेकिन इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो ये कि पीरियोडिक का जो वर्ड है ना, ये पीरियड से ड्राइव हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं कि इन्वेंट्री को वैल्यूएट करते हैं कि स्पेसिफिक पीरियड के एंड होने के बाद, जब वो पीरियड एंड हो जाता है तो उसके बाद हम अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं। अच्छा, वो पीरियड कितना हो सकता है? वो मैक्सिमम 1 ईयर भी हो सकता है, वो 6 मंथ्स भी हो सकता है, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, वो मंथली भी हो सकता है। तो हमने कोई ना कोई एक पीरियड इसमें सेलेक्ट करना होगा, जिसको हम पीरियोडिक सिस्टम के थ्रू सॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है परपीचुअल। परपीचुअल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम कोई पीरियड स्पेसिफिकली डिफ़ाइन नहीं करते, बल्कि इसके अंदर हमारे रिकॉर्ड्स जो है वो एनी टाइम अपडेटेड रहते हैं। यानी जब कोई एक्टिविटी होगी हमने फ़ौरन रिकॉर्ड को अपडेट कर देना है, बिल्कुल भी वेट नहीं करना इस बात का कि हम जो है वो किसी एक दिन का भी इवन इसमें इंतज़ार नहीं करना। अगर 1 डे के अंदर भी 10 एक्टिविटीज़ होती हैं तो हमने अपने रिकॉर्ड्स को 10 टाइम अपडेट करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि परपीचुअल सिस्टम इतना फास्टेस्ट सिस्टम है कि ये आपके रिकॉर्ड्स को एनी टाइम अपडेटेड रखता है। ठीक है, तो अब एक सवाल जहन में आता है कि जब पीरियोडिक के अंदर हमें पीरियड का इंतखाब करना पड़ता है और परपीचुअल में एनी टाइम रिकॉर्ड्स हमारे अपडेटेड होते हैं, तो बेहतर तो फिर परपीचुअल हुआ, तो हम पीरियोडिक के ऊपर क्यों जा रहे हैं? देखिए, इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो विश है वो हर एक की परपीचुअल की ही होती है। हर कोई चाहता है कि हर वक्त वो अपडेटेड रहे, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जिसकी वजह से आप अपने रिकॉर्ड्स को एनी टाइम मेंटेन नहीं कर सकते। तो उसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन मौजूद है हमारे पास पीरियोडिक की फॉर्म में, कि हम किसी पीरियड पर जाकर एटलीस्ट रिकॉर्ड्स को अपडेट कर लें अपने। अब हम अगर इस बात पर आते हैं कि हमने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ पर जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा, इस एग्जाम्पल क्वेश्चन को हमने एक फ़ैब का महीना इसमें इमेजिन किया कि फ़ैब एक मंथ है जिसके अंदर अपनी एक्टिविटीज़ को चला रहे हैं, और इसमें मैंने कुछ डेट्स लिखी हैं 1, 5, 10, 18 और 25। इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं मर्चेंडाइज से रिलेटेड। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट फ़ैब की बात करें इस क्वेश्चन में, तो इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है।
200 यूनिट्स हैं किसी भी प्रोडक्ट के, आप चाहे मार्कर सेल आउट कर रहे हैं, आप डस्टर सेल आउट कर रहे हैं, या आप कुछ और कंप्यूटर सेल आउट कर रहे हैं, तो ये उसके 200 क्वांटिटी है, यूनिट्स हैं। और एट द रेट ₹10 का मतलब एक यूनिट के जो प्राइस हैं वो 10 रुपीज़ हैं, ठीक है। ये एक यूनिट की आपके लिए कॉस्ट है बेसिकली। तो आपके पास 200 यूनिट्स पहले से मौजूद हैं, 10 का एक है। फिर फ़ैब की 5th को 4 दिन के बाद एक और एक्टिविटी होती है, और इस एक्टिविटी के अंदर हम 300 जो है वो नए यूनिट्स को परचेज़ कर लेते हैं। 300 हमने नए यूनिट्स परचेज़ किए, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ इन्फ्लेशन होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें पहले से महंगी मिलती हैं, तो अब हमें एक यूनिट, वही वाला एक यूनिट अब 10 की जगह 20 में मिल रहा है। फिर उसके बाद हमने फ़ैब की 10 को सोल्ड कर दिए 400 यूनिट्स। ये जो 400 यूनिट्स हमने सेल किए हैं, डेफिनेटली ये 200 का स्टॉक पड़ा था, 300 और ख़रीदे थे तो 500 थे, इसी में से हमने 400 को सेल आउट कर दिया। लेकिन आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस प्राइस पर हम ख़रीद के लेकर आते हैं गुड्स को, उस प्राइस पर हम कभी सेल नहीं करते, क्योंकि हमें अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखना है, अपनी अर्निंग भी करनी है, कमाना भी है, एक्सपेंसेस भी पूरे करने हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस 10 और 20 पे जो चीज़ें ख़रीदी गई थी उसको हमने 50 रुपीज़ पर सेल आउट किया, ताकि हमारा मार्जिन आए इसके अंदर। फिर उसके बाद फ़ैब 18 को हमने 500 यूनिट्स मज़ीद परचेज़ कर लिए, लेकिन अब मज़ीद इन्फ्लेशन है तो हमें 30 रुपीज़ का एक मिल रहा है। लेकिन फ़ैब की 25 को हमने 400 यूनिट्स मज़ीद सेल आउट कर दिए, और अब जो है जैसे जैसे इन्फ्लेशन है, चीज़ें महंगी मिल रही हैं, तो हम भी अपनी यूनिट के प्राइस बढ़ा रहे हैं। अब हमने 50 की जगह 60 में सेल आउट किया इस बार, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। इस क्वेश्चन को हमने रिक्वायरमेंट पढ़नी होती है क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमने इसका एक्चुअली करना क्या है, पेपर में हमें रिक्वायर्ड क्या है इसमें, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो बहुत सारी हो सकती हैं, जो आपसे रिक्वायर्ड किया जा रहा है सिर्फ आपको वही करना होगा, उसी के मार्क्स होंगे आपके। तो प्रिपेयर इन्वेंट्री कार्ड बाय फीफो मेथड, इसमें एक ये जो मैंने हाईलाइट किया सेंटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री कार्ड। देखें, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले सिस्टम तलाश करना है कि हमें कौन से सिस्टम से ये सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, वैसे तो आम तौर पे लिखा भी होता है कि आपको पीरियोडिक से सॉल्व करना है या परपीचुअल से सॉल्व करना है। इस वक्त आप पूरे क्वेश्चन को देखें, मैंने कहीं नहीं लिखा कि पीरियोडिक से करना है या परपीचुअल से करना है, लेकिन ये जो मैंने एक सेंटेंस हाईलाइट किया है इन्वेंट्री कार्ड का, ये इन्वेंट्री कार्ड की टर्म मखसूस है सिर्फ परपीचुअल सिस्टम के लिए। इसका मतलब जब आप इन्वेंट्री कार्ड लिखा हुआ देखें तो समझ जाएं कि क्वेश्चन नहीं भी बताया तो आपने सॉल्व किससे करना है, परपीचुअल सिस्टम से सॉल्व करना है। तो परपीचुअल सिस्टम से यहाँ पर हमें ये तो कंफर्म हो गई बात कि अब हम परपीचुअल सिस्टम को फॉलो करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, हर सिस्टम में चाहे वो पीरियोडिक हो या परपीचुअल, कुछ मेथड्स बनाए गए हैं जिन मेथड्स के ज़रिए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इन मेथड्स में जैसे आप देख रहे होंगे, मैंने एक मेथड का नाम मेंशन किया है फीफो मेथड, इसमें एक और होता है लीफो मेथड, एक और होता है एवरेज मेथड। ये 3 मेथड्स हैं जो पीरियोडिक में भी आते हैं और परपीचुअल में भी आते हैं। इनमें से अभी हमने फर्स्ट मेथड फीफो पर जा रहे हैं। फीफो को भी समझना ज़रूरी है। अभी जैसे हमने सिस्टम पे बात कर ली तो अब मेथड्स पे भी एक एक करके हमें डिस्कशन करनी होगी। अब अगर हम फीफो की बात करें तो फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन का मतलब जो पहले हमने परचेज़ किया, फर्स्ट आउट का मतलब जो पहले हम सेल करेंगे। तो ये मेथड हमें कहता है कि आप जो चीज़ पहले परचेज़ करके लेकर आएंगे, सेल भी उसको ही पहले करना होगा, ठीक है। और ये एक लॉजिकल बात भी है कि अगर आप चीज़ें खरीद कर लेकर आते रहें, 3 बार अगर ख़रीदी हैं, तो जब आप बेचने की बारी आएगी तो सबसे पहले सेल उसको ही करेंगे जो सबसे पहले परचेज़ की होगी। वरना अगर आप लेटेस्ट परचेज़ की हुई चीज़ को पहले सेल करेंगे तो जो पुराना स्टॉक है वो और पुराना होता चला जाएगा आपके पास। तो आपने किस मैथडोलॉजी को फॉलो करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की। इस क्वेश्चन में अभी इसी सवाल को हम लीफो से सॉल्व करना भी सीखेंगे और फिर एवरेज से सॉल्व करना भी सीखेंगे। फिर हम इसी क्वेश्चन को, जिसमें यही डाटा है, मैं इसको परपीचुअल से मुकम्मल करने के बाद, जब हम परपीचुअल में फीफो भी कर लेंगे, लीफो भी कर लेंगे, एवरेज भी कर लेंगे, तो उसके बाद फिर हम इसी क्वेश्चन को पीरियोडिक से भी करेंगे। अच्छा, एक ही क्वेश्चन को जब हम दोनों से करेंगे तो उसमें कंपैरिजन बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें आपके लिए समझना आसान होगा कि एक ही क्वेश्चन परपीचुअल में आए तो किस तरह सॉल्व होता है, पीरियोडिक में आए तो कैसे होता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वो सारी चीज़ें कैलकुलेशंस के साथ आपके सामने मौजूद होंगी, जिनके रिजल्ट्स को हम एंड में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमें इन्वेंट्री कार्ड बनाना है। अगली रिक्वायरमेंट एक और है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट।
ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली ये है कि जब आपने इतनी सारी सेल परचेज़ की है, कभी परचेज़ की गुड्स, कभी सेल आउट कर दी, तो कुछ अर्निंग भी आपको हुई होगी। तो जो अर्निंग आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में हुई है, जिसमें से आपने सिर्फ गुड्स के प्राइजेस कॉस्ट को निकाला है, तो जो प्रॉफिट आपको बचा है उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट की टर्म को मैं बाद में डिटेल में भी एक्सप्लेन करूँगा आपको। अभी सिर्फ इतना आप समझ लीजिए कि सेल परचेज़ की एक्टिविटी में जो आपको प्रॉफिट हुआ है फ़िलहाल वो ग्रॉस प्रॉफिट है। ये भी हमें कैलकुलेट करना है कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ पास एंट्रीज़, यानी इसमें हमें एंट्रीज़ को पास करना है। एंट्रीज़ आप जानते हैं कि जो एक्टिविटीज़ बिज़नेस में हो रही होती हैं उनको हमने रिकॉर्ड करना होता है, एंट्रीज़ पास करनी होती हैं। ये जो फर्स्ट फैब को इन्वेंट्री नज़र आ रही है, ये कोई एक्टिविटी नहीं है, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन कभी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होती, एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम परचेज सेल की जो एक्टिविटीज़ हैं बस इनको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और इन्वेंट्री को रिकॉर्ड हम नहीं करते, ना बिगिनिंग रिकॉर्ड होती है ना एंडिंग रिकॉर्ड होती है। साल के पहले दिन या महीने के पहले दिन जो आपके पास स्टॉक है ना वो रिकॉर्ड करना है, और जो आखिर में बच जाएगा आपने उसको भी रिकॉर्ड नहीं करना है। ये दो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करनी है। इसके अलावा जो है वो सेल परचेज़ की एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड होती रहेंगी। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं कि इन्वेंट्री कार्ड परपीचुअल सिस्टम से किस तरह ड्रॉ किया जाता है, किस तरह इसको सेटअप करते हैं। तो उसका एक परफॉर्मा है, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, और उसके बाद हम इसी परफॉर्मे के ऊपर जो है वो अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ कंपनी, जो भी कंपनी का नेम है क्वेश्चन में मेंशन आपने वो लिखना है। उसके बाद हेडिंग डालनी है आपने इन्वेंट्री कार्ड बनाने जा रहे हैं आप, अंडर फीफो परपीचुअल। कंपनी नेम आपने लिखा कि जिस कंपनी की आप ये ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। इन्वेंट्री कार्ड बना रहे हैं आप, जो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड था, और अंडर फीफो परपीचुअल। फीफो मेथड का नाम, अगर यहाँ सेकंड मेथड लीफो है तो आपने मेथड का नाम चेंज कर देना है, लेकिन सिस्टम चूँकि हम अभी परपीचुअल ही फॉलो कर रहे हैं तो सिस्टम परपीचुअल ही आपने लिखना है इन्वेंट्री कार्ड में। उसके बाद अब ये कार्ड ड्रॉ किस तरह होता है वो हम देख लेते हैं। इसमें मैं इसके जो हेड्स हैं वो भी बता दूं आपको। पहला कॉलम डेट का होगा, जिस डेट में एक्टिविटी और डेट सही आपके सामने हैं, ये डेट सारी इस कॉलम के अंदर हमें रिपोर्ट करनी होंगी। और नेक्स्ट हमारे पास कॉलम होगा परचेस्ड, यानी जो गुड्स हम परचेज़ कर रहे हैं वो हमने इस, अच्छा तीन आपके सामने सब जो मेन कॉलम की कैटेगरीज हैं वो तीन है, परचेज, सोल्ड एंड बैलेंस। परचेज़ में आप दिखाएंगे जो आप यहाँ परचेज़ कर रहे हैं, गुड्स खरीद के लेकर आ रहे हैं, वो इस कॉलम में रिपोर्ट करनी है। जो आप सेल कर रहे हैं, कस्टमर को बेच रहे हैं, वो आपने इस कॉलम में रिपोर्ट करनी है। और सेल करने के बाद जो स्टॉक आपके पास बच जाएगा वो आपने बैलेंस में रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये तीन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और इन तीन के अंदर सब कॉलम्स नज़र आ रहे होंगे। इन कॉलम्स को भी मैं लिख देता हूँ। ये कॉलम है यूनिट्स का, ये कॉलम है रेट का, और ये कॉलम है टोटल कॉस्ट का। यूनिट्स मतलब क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी खरीदी। रेट मतलब एक किस प्राइस के ऊपर आपको मिला है सप्लायर की तरफ से। टोटल कॉस्ट के जितने यूनिट खरीदे हैं वो टोटल कितने के बन गए। तो इसी तरीके से सोल्ड के कॉलम में भी हमारे पास यूनिट्स, रेट और टोटल कॉस्ट आएगा। इसी तरह बैलेंस में भी यूनिट्स, रेट और टोटल कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो ये कॉलम्स जो हैं वो कॉमन है तीनों के अंदर। अब हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो फर्स्ट फैब आपने यहाँ रिपोर्ट की। इस डे पर अगर आप नोट करें तो बेसिकली कोई एक्टिविटी नहीं है, ना ही हमने इस डेट पर कोई चीज़ परचेज़ की है, ना ही हमने इसको सेल किया है।
बल्कि पहले से ही लास्ट मंथ के बचे हुए 200 यूनिट्स हमारे पास हैं और 10 रुपीज़ का एक है। अगर हमने इसको अभी लेटेस्ट परचेज़ नहीं किया तो ये इस कॉलम में रिपोर्ट नहीं हो सकता। हमने इसको इस वक्त सेल भी नहीं किया तो ये इस कॉलम में भी रिपोर्ट नहीं हो सकता, बल्कि ये हमारे पास पहले का रखा हुआ सामान है और जो बचा हुआ सामान होता है वो बैलेंस के कॉलम में रिपोर्ट होता है। लिहाजा हमने बैलेंस के कॉलम को यूज़ करना है। यूनिट्स की जगह आपने लिखना है 200, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि 200 की क्वांटिटी है, और रेट की जगह आपने लिखना है 10। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि 10 रुपीज़ का एक है, और जो टोटल कॉस्ट है ना ये आपने खुद ही कैलकुलेट करनी है। और उसका बड़ा आसान तरीका है, अगर 200 यूनिट है और एक 10 का है तो टोटल कॉस्ट बनती है इसकी 2000, ठीक है, मल्टीप्लाई करा लें तो 2000 रुपीज़ की टोटल कॉस्ट बन जाएगी। और आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है कि इस दिन की एक्टिविटी क्लोज़ हो गई है, जो इस दिन की इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पर क्लोज़ कर देनी है। इसके बाद 2 फ़ेब में यहाँ नहीं लिखूँगा क्योंकि 2 फ़ेब में कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। जिस दिन अगर कोई एक्टिविटी हुई नहीं है तो उसको यहाँ रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आप 0 लिखते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो लिहाजा आप जिस दिन अगर कोई एक्टिविटी नहीं हुई उसको आपने बिल्कुल स्किप कर देना है। 3 फ़ेब भी आप हटा दीजिए, 4 फ़ेब भी आप इसमें से एक्सक्लूड कर दीजिए। आप डायरेक्ट आते हैं 5 फ़ेब पर। अब 5 फ़ेब आपने यहाँ पर रिपोर्ट की, लेकिन इस डेट पर अगर आप देखें परचेज 300 यूनिट्स, अब हमने 300 को परचेज़ किया है, ये इस मंथ की फ़र्स्ट टाइम परचेजिंग हो रही है। तो अब आप परचेज़ के कॉलम में आएंगे और यहाँ यूनिट्स दिखा रहे हैं कि आपने 300 यूनिट्स को परचेज़ कर लिया। रेट आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि 20 रुपीज़ का एक यूनिट है, और अब आप इसकी टोटल कॉस्ट बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई कराकर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि 6000 बन रही है, ठीक है। तो आपने 300 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 6000 की कॉस्ट आ गई। ये परचेजिंग रिपोर्ट हो गई। लेकिन बैलेंस जो है ना, बैलेंस का मतलब होता है आपके पास लेटेस्ट स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। अगर आप गौर करें तो पहले 1 फ़ेब को आपके पास स्टॉक था 200 का, 2 फ़ेब हुई होगी तो भी 200 ही रहा होगा क्योंकि चेंज तो हुआ नहीं, ना कुछ आया ना कुछ गया। 3 फ़ेब को भी यही होगा, 4 फ़ेब को भी यही स्टॉक होगा 200। लेकिन जब 5th आई और उसमें हमने 300 नए ख़रीद लिए, अब ये स्टॉक 200 नहीं रहा, डेफिनेटली ये बढ़ जाएगा, परचेज़ करने से इसमें इजाफा होगा। अब आप ये देखें ये 200 हैं और 300 आपने और परचेज़ कर लिए, तो ये हो गए टोटल आपके 500 यूनिट्स, ठीक है। अब आपका स्टॉक बढ़कर 500 का हो चुका है। अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि इसकी जो कॉस्ट है वो 2000 थी और जो हमने मज़ीद परचेज़ कर लिया 6, तो इट्स मीन कि हमारे पास इस वक्त टोटल स्टॉक 8000 का मौजूद है। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगा रेट का कि हम यहाँ पर रेट क्या रखें, क्योंकि जो पहले से हमारे पास है वो 10 रुपीज़ का है और जो अब नया ख़रीदा वो इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से ज़्यादा महंगा मिला, जो कि 20 रुपीज़ का है। तो हम यहाँ रेट क्या रखें? तो इस प्रॉब्लम की वजह से हम यहाँ 500 यूनिट्स को इकट्ठा नहीं दिखा सकते। आप नोट करें कि अगर मैं यहाँ 10 रख दूँ कि भाई पहले वाला रेट लग देते हैं, तो ये 8000 की कॉस्ट जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। 500 को 10 से मल्टीप्लाई कराएं तो 5000 बनेगा, जबकि हमारे पास असल स्टॉक 8000 का है। तो और अगर मैं इस 10 की जगह इसका वाला रेट 20 यूज़ कर लूँ तो 500 इंटू 20 करेंगे तो 10000 बन जाएगा। अगेन जस्टिफिकेशन नहीं है, जबकि हमारे पास सामान 8000 का रखा हुआ है। तो इसका बेस्ट वे ये है कि आप इस 500 को स्प्लिट करके लिखें, 200 अलग लिखें और वो जो 300 आए हैं उसको आप अलग लिखें। तो ये टोटल 500 ही हो गए, लेकिन फ़ायदा क्या होगा? 200 अपने रेट पे रिपोर्ट होगा, 300 अपने रेट पे रिपोर्ट होगा। तो इस तरह 500 पूरे भी हो जाएंगे और उनके अपने अपने रेट्स हो जाएंगे। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 2000 इंटू 10, ये हो गए 200 इंटू 10 2000 और 300 इंटू 20 ये 6000। तो अब आप देख सकते हैं कि 500 का स्टॉक भी रिपोर्ट हो गया, अपने अपने रेट पे रिपोर्ट हो गया और टोटल कॉस्ट 8000 की ये भी रिपोर्ट हो रही है बैलेंस में। अब बैलेंस में आपके पास दो कैटेगरी हो गई एक्चुअली, ठीक है। परचेज़ करने के बाद बैलेंस अपडेट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पर, फ़ेब 10। अब फ़ेब 10 आपने यहाँ रिपोर्ट की। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने 400 यूनिट्स कस्टमर को सेल आउट कर दिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने एक चीज़ समझनी है, ये जो मैंने 50 को हाईलाइट किया है, ये 50 है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि ये वो प्राइस हैं जिस प्राइस पे आप कस्टमर को बेच रहे हैं गुड्स को। अच्छा, अगर आप इससे ऊपर देखें तो जो हमारे पास
परचेजिंग प्राइस इसके हैं वो 10 और 20 हैं, यानी हम खुद कहीं से इसको 10 और 20 का लेकर आए थे, कस्टमर को हम 50 रुपीज़ का दे रहे हैं, ये सेलिंग प्राइस है। आप एक बात नोट कीजिएगा, जब आपको इन्वेंट्री कार्ड बनाने की रिक्वायरमेंट आएगी तो आप इस सेलिंग प्राइस को इग्नोर कर देंगे। इन्वेंट्री कार्ड में सेलिंग प्राइस का कोई यूज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बाद में आपको दूंगा। पहले आपने सिर्फ इतना समझ लेना है कि सेलिंग प्राइस का इन्वेंट्री कार्ड बनाते वक्त कोई यूज़ नहीं है। अगर ये फिगर यहाँ ना भी दी हुई होती तो हमारा ये इन्वेंट्री कार्ड बन सकता था, और अगर दे भी दे तो आपने इग्नोर कर देना है। आपने सिर्फ ये देखना है कि हम कस्टमर को कितने यूनिट सेल कर रहे हैं, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। 400 यूनिट्स हैं जो हमने कस्टमर को सेल आउट कर दिए। अब आप आते हैं यहाँ पर, आप देख रहे होंगे कि आपके पास स्टॉक में दो कैटेगरीज के यूनिट्स मौजूद हैं, 200 और 300। हमने डेफिनेटली इस रखे हुए स्टॉक में से ही कस्टमर को 400 सेल किया होगा। तो अगर हमने इस स्टॉक में से 400 सेल किया है तो अब हमें यहाँ पर मेथड समझ में आता है कि मेथड यहाँ पर यूज़ करना है फीफो का। फीफो कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आप लेकर आए पहले आप उसको सेल करें। अगर आप गौर करें इन दोनों में पहले कौन सा आया था, 200 वाला, तो इसका मतलब हमने पहले 200 को सेल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, फैब की 10 को 200 यूनिट्स लिखेंगे, ये हमारे सेल हो गए। अच्छा, इसको हम किस रेट पर लेकर आए थे, 10 पर, तो ये 10 वाले यूनिट हैं जो सेल हो रहे हैं, और ये टोटल कितने का स्टॉक हम कस्टमर को बेच चुके हैं, 2000 का। लेकिन अगर आप नोट करें कि हमने टोटल तो 400 बेचे और अब हमारे पास ये वाली स्लॉट बिककर ख़त्म हो चुकी है। अब हमें इसके बाद नेक्स्ट स्लॉट पर जाना होगा, और इस नेक्स्ट स्लॉट में है तो वैसे 300, लेकिन हमने पूरे 300 नहीं लेने। वजह यह है कि 200 ले चुके हैं, 300 और लेंगे, ये 500 यूनिट हो जाएंगे, जबकि हमने सेल तो सिर्फ 400 किए हैं। इसका मतलब हमें 4 का फिगर मेंटेन करने के लिए मज़ीद सिर्फ 200 यूनिट्स को बेचने की ज़रूरत है। अब ये 200 बिक किस में से रहे, इस 200 में से बिकने के बाद अब नेक्स्ट 200 इसमें से बिक रहे हैं, और इसका जो रेट है वो कितना है, 20। तो अब हमने यहाँ 20 का रेट रिपोर्ट करना होगा। तो 200 इंटू 20 हो गए आपके पास 4000। ये 4000 का स्टॉक आपका सेल हो गया। अब आते हैं बैलेंस पे। बैलेंस में आपने ये बताना है कि अब इस एक्टिविटी के बाद, यानी ये बिकने के बाद, अब आपके पास अपडेटेड पोजीशन क्या है बैलेंस की। इस एक्टिविटी से पहले हमारे पास 500 का स्टॉक था और इनके रेट्स भी थे, लेकिन जब ये बिक गया तो अब देखें ये 200 यूनिट थे, बिक गए तो बैलेंस में अब रिपोर्ट नहीं हो सकते। ये 300 थे और इसमें से कितने बिके, 200, तो अब आपके पास बैलेंस रिपोर्ट हो रहा है 100 यूनिट्स का। अब सिर्फ 100 बचे हैं, लेकिन वो भी बताना पड़ेगा कि 100 इनमें से किस में से बचे हैं। तो 100 ये 300 वाले यूनिट्स में से बचे हैं, जिसका रेट क्या है, 20। तो आपने यहाँ 20 रिपोर्ट करना होगा। 100 इंटू 20 ये हो गए आपके पास 2000। तो ये 2000 का स्टॉक आपके पास जो है वो बच गया है। ठीक है, तो अब आपने अगेन इस डेट को यहाँ पर क्लोज कर देना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे, जो कि फैब की 18 है। परचेस्ड 500 यूनिट्स, 30 रुपीज़ का एक परचेज़ किया है। अब मैं एक बार चूँकि डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि परचेज़ करने का प्रोसेस क्या है, सेल करने का प्रोसेस क्या है, तो अब दोबारा रिपीट हो रही है ये एक्टिविटी, परचेज़ एंड सेल। तो अब आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी कि डायरेक्ट मैं परचेज़ लिखूँगा इस कॉलम में, 500 यूनिट्स हैं, एक का रेट 30 है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गए 15,000 की कॉस्ट। और इसके बाद, इस एक्टिविटी के बाद बैलेंस भी अपडेट करना ज़रूरी होता है कि अब आपका बैलेंस कितना हो गया। 100 यूनिट्स आपके पहले के हैं और 500 यूनिट्स आपने और परचेज़ कर लिए, उसको इसके नीचे रिपोर्ट करें। हम इसको अलग अलग रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह हमारे पास ये है कि इसके रेट अलग अलग है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमने इसको इकट्ठा ऐड करके 600 दिखाया तो रेट का प्रॉब्लम आएगा। तो रेट को सॉल्व करने के लिए हम 100 को 20 के रेट पर ही दिखाएंगे, और जो 500 30 पे आए हैं वो 30 के रेट पर ही दिखाएंगे। ये हो गए आपके पास 2000 और ये हो गए आपके पास 15,000। तो अगेन इसको आप क्लोज करें। अब इन लास्ट एक्टिविटी फिर सोल्ड की है। अब हम अपने फैब की जो 25 की डेट है, इसमें 400 यूनिट बेचें और अब 60 में एक बिक रहा है। अगेन वही बात कि प्राइस को इग्नोर करना है कि कस्टमर कितने में लेके जा रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। अभी 400 यूनिट बेचें
क्योंकि जो 400 आपने बेचे हैं कस्टमर को ज़रूर 60 में बेचे हैं, लेकिन आप देखें आपने बेचे तो इसमें से हैं जो आपके पास पड़े हैं, तो इसके ओरिजिनल प्राइस या तो 20 होंगे या 30 होंगे। हमें ओरिजिनल कॉस्ट को रिपोर्ट करना है, ये नहीं बताना कस्टमर कितने में लेकर जा रहा है। तो अब आप देखें कि 400 जो बेचे हैं हमने, और मेथड है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले ये 100 सेल करेंगे और 400 का फिगर पूरा करने के लिए 300 की और ज़रूरत पड़ती है, वो हम फिर इसमें से ले लेंगे। तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये वाले 100 यूनिट्स को बेचना है जिसका रेट 20 है और ये बनते हैं 2000 के, और उसके बाद इसमें से आपने बाकी के 300 यूनिट्स करने। 300 मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि 400 पूरे हो जाएं जो कि यहाँ पर 400 बिके हैं। अच्छा, अब ये 300 डेफिनेटली इस वाली स्लॉट में से बिक रहे हैं जिसका रेट 30 है। तो अब ये मल्टीप्लाई कराएं तो ये आपके पास हो गए 9000, ठीक है। अब इसके सेल करने के बाद डेफिनेटली बैलेंस अपडेट होगा, और क्योंकि बैलेंस हर एक्टिविटी के बाद अपडेट होता है, चाहे आप परचेज़ करें या आप सेल करें। अब बैलेंस अपडेट होगा, लेकिन परचेज़ के बाद तो बैलेंस बढ़ जाता है ना, तो सेल करने के बाद कम हो जाता है। अब आप देखें ये 100 यूनिट है, सेल हो गए, बैलेंस में रिपोर्ट नहीं होंगे, ख़त्म हो चुके हैं हमारे पास से। 500 थे, इसमें से 300 सेल कर दिए कस्टमर को, बचे हैं 200 और इसका रेट था 30 और ये हो गए आपके पास 6000, ठीक है। अब हमारी एक्टिविटीज़ मुकम्मल जब सारी हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे, ठीक है। अब आप देखें कि मैं यहाँ टोटल किस किस कॉलम के करूँगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो टोटलिंग कब होगी, जब आपका मंथ एंड होगा। मंथ Feb 28 का नॉर्मली होता है, तो मैंने यहाँ 28 डेट लिख दी। 300 एंड 500 ये हो गए आपके पास 800 यूनिट्स। 6000 और 15000 ये हो गए 21000 की कॉस्ट। इसी तरह ये सेल के अंदर ये 400 है, ये 400 है, ये आपके पास हो गए 800। और अगर हम इनकी कॉस्ट को भी टोटल कर लें तो ये 6, 8 एंड 7 ये हो गए आपके पास 17000। मैंने दो कॉलम्स के टोटल किए, एक यूनिट्स के कॉलम का और एक टोटल कॉस्ट के कॉलम का, परचेज़ में भी सेल में भी। लेकिन बैलेंस में आप टोटल पूरा नहीं करते, क्योंकि बैलेंस सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास वो बचा हुआ है जो इस लास्ट ड्रॉ के अंदर है, बाकी सब तो प्रीवियस बैलेंसेस हैं। लेटेस्ट बैलेंस सिर्फ यही बचा हुआ है। अब इसमें इस वक्त चूँकि एक ही कैटेगरी है तो टोटल में भी 200 आ जाएगा। लेट्स से कि इस बैलेंस में इस तरह से दो बच रहे होते तो फिर हम इन दोनों का टोटल करके लिखते। अभी सिर्फ 200 है तो हमने 200 ही रिपोर्ट करना है। इसकी कॉस्ट 6000 है तो 6000 ही रिपोर्ट करनी है बस, ठीक है। तो अब हमने यहाँ इससे फाइंड किए हुए रिजल्ट्स लिखने कि हमने इस कार्ट को बना के क्या चीज़ फाइंड की है। दो चीज़ें यहाँ पर आपको रिपोर्ट करनी है। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कि इस पूरे मंथ में हमने कितनी कॉस्ट की गुड्स को सेल आउट कर दिया, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं ये सोल्ड थी और ये इसकी टोटल कॉस्ट है। तो इसका जो टोटल आ रहा है 17000, तो हम कह सकते हैं कि हमने पूरे महीने में 17000 की कॉस्ट की गुड्स को सेल कर दिया है कस्टमर को। अच्छा, सेल तो ज़्यादा में ही किया होगा प्रॉफिट भी कमाने के लिए, हम अभी प्राइस की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो सेल किया है उसकी ओरिजिनल अमाउंट थी 17, इससे हमने कितना कमाया ये बाद में देखते हैं। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री का मतलब इतना स्टॉक बिक जाने के बाद अब हमारे पास बचा कितना है, तो उसका आंसर आ रहा है आपके पास 6000, ये वाला 6000, ये एंडिंग इन्वेंट्री है। अब इसमें जो भी अमाउंट आएगा वही आपने यहाँ पर रिपोर्ट करना है। तो ये दो आपके पास इससे रिजल्ट्स आ गए इस कार्ड को बनाने के बाद, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अच्छा, अब हमने अभी एक रिक्वायरमेंट जो है वो अपनी पूरी की है, जिसमें हमने इन्वेंट्री कार्ड बना लिया। नेक्स्ट अगर आप रिक्वायरमेंट देखें तो इसमें लिखी है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपने जो पूरे महीने एक्टिविटी की, परचेज़ किया, सेल किया, इन सब को करने के बाद आपकी अर्निंग भी कुछ ना कुछ हुई होगी, कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, तो वो प्रॉफिट आपने कितना कमाया इसको आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए, कैलकुलेशन के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपने बनाना है टेबल ऑफ सेल्स। टेबल ऑफ सेल्स के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ वो एक्टिविटी लेंगे जिसमें सेल हुआ था।
एक आपने फैब की 10 को सेल किया था और दूसरा आपने फैब की 25 को सेल किया। बस ये दो एक्टिविटी आपने लेनी है जिसमें सेल हुआ है। कितने कितने यूनिट सेल किए वो भी आगे लिखा हुआ है। इस एक्टिविटी में भी 400 यूनिट सेल आउट हुए हैं और दूसरी एक्टिविटी में भी इत्तेफाक से 400 ही यूनिट्स हैं, ये अलग भी हो सकते हैं। और अब आपने वो प्राइस लेने हैं जो आपने इग्नोर किए थे, क्योंकि अब हम सेल्स का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, कस्टमर को कितने में सेल किया अब हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, इसके सेलिंग प्राइस लेंगे। ये 50 के रेट पर सेल हुआ था, ये वाले 450 के रेट पर हुए थे और ये वाले 460 के रेट पर कस्टमर को सेल आउट हुए थे। तो आपने यहाँ 60 रिपोर्ट करना है। तो 400 को 50 के रेट पर सेल किया तो हमारी सेल्स 20,000 की हो गई और 400 जब 60 के रेट पे सेल किया तो हमारी सेल्स 24,000 की हो गई। इस तरह पूरे महीने की मिलाकर जो सेल्स है हमारी वो 44,000 की सेल्स हो गई। और ये सेल कितने यूनिट्स को सेल करने से हुई है, 800 यूनिट्स। ठीक है, ये टेबल ऑफ सेल्स है जो आपने बना लेना है। इसको बनाने के बाद फिर आप प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम प्रॉफिट कैलकुलेशन पर जाते हैं। तो आपने बनानी है इसके लिए इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, और ये कब बन रही है, फॉर द मंथ एंडेड Feb 28। Feb 28 को मंथ एंड हो रहा है, उस वक्त ये इनकम स्टेटमेंट बनाकर प्रॉफिट कैलकुलेशन पर बात जा रही है। तो इसमें आपने सिर्फ दो चीज़ें रिपोर्ट करनी, एक सेल्स और दूसरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इसको लेस कराना है। देखिए हमारे पास सेल्स जो है वो अभी इस टेबल से निकाली गई है कि कस्टमर को हमने सेल जो की है वो की है 44,000 रुपीज़ में। ये हमने कस्टमर को सेल किया है, लेकिन जो चीज़ कस्टमर हमसे 44 में लेकर गया है इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, हमें कितने का ये सामान पड़ा था। आप देख सकते हैं 800 यूनिट हमने 44 में सेल किए। तो यही वाले 800 यूनिट्स हमने अपनी जब कॉस्ट कैलकुलेट की तो ये 800 हमें कितने में मिले थे, 17,000 का सामान था ये, जिसको हमने 44 में बेचा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर मैंने यहाँ लिखी भी हुई है 17,000, जो कि यहाँ से रिपोर्ट हो रही है 17, और ये कितने यूनिट की कॉस्ट है, 800 की। तो इस 800 यूनिट्स को हमने ख़ुद ख़रीदा है 17,000 में और कस्टमर को बेचा है 44,000 में। तो अब आप इसको लेस करवा दें, तो लेस करवाने के बाद आपका जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा 27,000। तो कॉस्ट कवर करने के बाद आपको जो प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है वो हुआ है 27,000। इसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट तो है लेकिन फाइनल प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट नहीं, मैंने ग्रॉस का नाम दिया है। वजह यह है अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ सेल में से कॉस्ट को कवर किया है। अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं जैसे सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, वो एक्सपेंसेस अभी कवर नहीं किए हैं। और जब वो भी एक्सपेंसेस जिसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का नाम देकर लेस करवाते हैं, जब वो कवर हो जाएंगे तो फिर नेट प्रॉफिट आएगा। लेकिन इस सवाल में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नेट प्रॉफिट नहीं बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट तक रिपोर्ट करना होता है। तो लिहाजा हमने इसको ग्रॉस प्रॉफिट तक रखा है फ़िलहाल। और इसके बाद अब हमारे पास लास्ट रिक्वायरमेंट है जिसके कहते हैं पास एंट्रीज़। ठीक है, अच्छा अब एंट्रीज़ को अगर हम देखें तो एंट्रीज़ के लिए हम जानते हैं कि एंट्री सिर्फ एक्टिविटीज़ की पास होती हैं। ये जो इन्वेंट्री है पहले का रखा हुआ सामान, इसकी कोई एंट्री पास नहीं हो सकती। हाँ, जब हम परचेज़ करेंगे और जब हम सेल करेंगे तो उसकी एंट्रीज़ पास होती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ चूँकि अब जगह मेरे पास थोड़ी कम है, मैं आई गेस यहाँ तक रिपोर्ट कर सकता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ तक मैं लिख सकता हूँ इसको। तो मैं आपको क्या करूँगा कि सिर्फ एक परचेज़ और एक सेल की एंट्री पास करना सिखा देता हूँ। सेकंड परचेज़ और सेकंड सोल्ड की फिर आपने खुद से ट्राई करनी होगी। तो यहाँ आपने हेडिंग डालनी है जर्नल। जर्नल आपका जो परफॉर्म है वो आपको पता ही होगा, डेट, पार्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, वो पूरा उसी तरह बनाना है। डायरेक्ट मैं एंट्री पर आ रहा हूँ। तो फैब की 5 को हमने मर्चेंडाइज ख़रीदी है, तो उसकी एंट्री देखिएगा पास करनी है आपने परपीचुअल सिस्टम में। मर्चेंडाइज
इन्वेंट्री डेबिट, और अगर आपने क्रेडिट पर ख़रीदी है तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, और अगर कैश पर है तो आपने कैश को क्रेडिट करना है, और अगर कुछ मेंशन नहीं है तो फिर आपने जो है वो अकाउंट्स पेबल नॉर्मली यूज़ कर दिया जाता है, वो आप कर लें। तो आपके पास जो परचेजिंग है वो कितने की है आप देख सकते हैं। 300 यूनिट आपने 6000 की परचेज़ किए थे, तो आपने यहाँ 6000 की कॉस्ट को रिपोर्ट कर दिया। ये हो गई एक एंट्री रिकॉर्डिंग की जो कि हमने 25, और ये वाली जो परचेज़ है ये भी बिल्कुल इसी तरह एंट्री पास होगी। अब आ जाते हैं सेल पर, फैब की 10। इसमें हमने सेल किया तो याद रखें परपेचुअल में सेल की 2 एंट्रीज पास होती हैं। एक तो आपने कस्टमर को सेल किया तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, अकाउंट सेबल, हम ये एज्यूम करके डेबिट कर रहे हैं कि इसके पैसे अभी हमें मिले नहीं हैं, बाद में मिलेंगे। और दूसरी एंट्री इसमें पास होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। ये एंट्री आपने फर्स्ट टाइम देखी होगी, ये सेल के फ़ौरन बाद आपने पास करनी है। और सेल्स का अगर आप देखें तो यहाँ से अमाउंट देख सकते हैं, फैब की 10 को आपने 400 यूनिट 50 रुपये के रेट पर 20,000 के सेल किए थे, वो इधर आ गया। जबकि इसी 400 यूनिट की जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो आप यहाँ फैब की 10 को इधर देख सकते हैं। ये टोटल, ये 2 स्लॉट्स में थी तो उसका टोटल कर लीजिएगा, ये होगा 6000। तो यानी जो 6000 इसकी असल कॉस्ट थी उसको आपने 20 में सेल किया था, लिहाजा ये मैंने एक एक एक्टिविटी परचेज़ और सेल की रिपोर्ट कर दी है। और अब एक एक एक्टिविटी रह गई है, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा बिल्कुल इसी पैटर्न पर। अमाउंट भी आपको सारे इसी कार्ड से मिलेंगे। तो ये आज का मेरा एक लेक्चर मुकम्मल हुआ जिसके अंदर मैंने परपेचुअल सिस्टम से आपको फीफो मेथड के ज़रिए रिकॉर्डिंग पूरी सिखाई है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने बस इसको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है और मुझे जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई करना है अगर कोई प्रॉब्लम हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।